हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं, वो चाहे द हिंदू का हो, मेन आर्टिकल हो, वो चाहे इंडियन एक्सप्रेस के हो, उनके हम एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की, या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है। या फिर किसी की एसएसबीआई हो, जिसमें जीडी के लिए पॉइंट्स यहाँ से ले सकता है, लेक्चरेट के लिए पॉइंट्स ले सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन को देख सकता है यहाँ से। ठीक है। और वो चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हो जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो चाहे एसएससी के ग्रुप सी एग्ज़ाम हो, ग्रुप बी एग्ज़ाम हो। ठीक है। मेरा नाम है लोकेश चौधरी, और जैसा कि मैंने कल नहीं बताया, कल नहीं वीडियो अपलोड की थी, तो उसका कंपाइलेशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। आज है 26 दिसंबर, तो चलिए हम न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं। पहली खबर ये कल की न्यूज़ में थी। प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर फिजी है, फिजी कंट्री है, साउथ पैसिफिक ओशन में है। इसकी कैपिटल मैं बता दूँ, साउथ पे सुआ, इसकी कैपिटल है सुआ। ठीक है। तो फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हो गए हैं। उनका नाम है सितिवेनी राबुका। काफ़ी टर्मोइल के बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि जब 2006 में मिलिट्री कूप हुआ था यहाँ पे, और मिलिट्री ने ऑक्यूपाई कर लिया था गवर्नमेंट को। तो ये भाई साहब हैं, ये प्रीवियस कमांडर थे। ठीक है। इनका नाम है सितिवेना राबुका। ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि जैसा मैं एक दिन पहले, अगर हम टाइमलाइन की बात करें, तो जैसे 24 दिसंबर को न्यूज़ में था, जैसे मैंने बताया था कि तालिबान ने वुमेन को हायर एजुकेशन से मना कर दिया है। ठीक है। हायर एजुकेशन से मना कर दिया है, और फीमेल में वुमेन को बैन को हर जगह से कर दिया है। वो चाहे पब्लिक पार्क हो, व चाहे प्राइवेट पार्क हो, या वट एवर इट इज़, आपको पब्लिक में नहीं जाना है, और जाना भी है तो आपको एक मेल साथ में रखना है, वो चाहे आपका भाई हो, आपका गार्जियन हो, और आपको ट्रैवल नहीं करना है, वगैरह वगैरह। तो ये थी टाइमलाइन। और 25 दिसंबर को कल की खबर में क्या है कि तालिबान ने एनजीओ को बंद कर दिया है। तो जो भी एनजीओ काम कर रही थी, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, वो चाहे नेशनल लेवल की एनजीओ हो, वो जो अफ़गानिस्तान में काम कर रही थी, उनको तालिबान ने कहा है कि आप वुमेन को हायर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप जो कोड है, ड्रेस कोड है, वो आप खतरे में डाल रहे हो, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। वो चाहे हिजाब हो या फिर स्कार्फ हो, वो वुमेन नहीं फॉलो कर रही हैं, इसलिए आपको एनजीओ आप वुमेन को हायर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये थी कल की खबर में। और वहीं पे आज की खबर में क्या था, आज की खबर में क्या है कि 4 फॉरेन एनजीओ स्टॉप वर्क इन अफगानिस्तान। खैर, ये आज की खबर है, ये 26 दिसंबर की आज की न्यूज़ में था। ठीक है। वो कल की न्यूज़ में था। तो 26 दिसंबर को ये न्यूज़ में आया है कि अफ़गानिस्तान में जो 4 एनजीओ हैं, 4 एनजीओ थे, उसमें मैं बात करूँ, नॉर्वे कंट्री का था एक। ठीक है। वो जो चाइल्ड की बात करता था, रिफ्यूज़ी की बात करता था। ठीक है। और एक है केयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इनको बैन कर दिया है। किसने? बैन नहीं किया, स्टॉप कर दिया है इन्होंने काम करना। कह रहे हैं कि हम अगर वुमेन एम्प्लॉय नहीं है हमारे पास, तो हम काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट नॉर्वे की जो नॉर्वेजियन एनजीओ है, उसने कहा है कि हमारे पास 429 फीमेल एम्प्लॉय थे, जो ऑल ओवर द कंट्री अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे। क्योंकि जो लड़कों को संभालना होता है, नर्चरिंग होता है, रियरिंग होता है एक तरह से, तो वो कह रही हैं कि फ़ीमेल एम्प्लॉय बहुत अच्छे से जानती थी, जिसकी वजह से हम इतने सक्सेसफुल थे, और हम रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे थे, जिससे कि वो चाहे रिफ्यूजी हो, वो चाहे चाइल्ड हो, उनमें हम काम कर रहे थे। पर उन्होंने कहा है कि हम काम करने से मना कर रहे हैं, हम अब काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये खबर थी आज की। खैर, ये एक खबर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। अगर हम देखें कोरल रीफ के बारे में, तो अगर हम देखें, कोरल रीफ बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहे नेचर के हिसाब से हो, चाहे इकोनॉमिकली, फिजिकली। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा कोरल रीफ होता है। तो उस पर एक आर्टिकल आया था कल। आर्टिकल में ये था कि साइंटिस्ट फ्रीज ग्रेट बैरियर कोरल रीफ इन फर्स्ट ट्रायल,
क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटी एक यूएसए की ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसने कोलैब किया था न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी से, और उसने क्या किया है कि बैरियर रीफ से, कोरल रीफ से, कोरल रीफ से कोरल रीफ से लार्वा निकाल के उसको फ्रीज कर दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं कोरल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। खैर, कोरल वो चीज़ होता है जो ये, अगर हम, ये ओशन है, ठीक है, ये ओशन है, तो ओशन के 25 किलोमीटर तक ये पाया जाता है, ठीक है, ये पाया जाता है। और ये बायोडाइवर्सिटी के हैं, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी है, एक इन्वायरमेंट है, ये अपने आप में एक ऐसा हैबिटेट क्रिएट करता है, एक ऐसा हैबिटेट क्रिएट कर रखा है जिसकी वजह से सबको फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो अगर हम दुनिया के सारे जितने भी कोरल रीफ्स हैं, वो चाहे वर्ल्ड में हो चाहे इंडिया में हो, हर जगह वर्ल्ड की बात करें, तो अगर हम इकोनॉमिक देखें उसको, तो उसकी वैल्यू है करीब $7 ट्रिलियन, ठीक है, उसकी वैल्यू है बस। अब देखते हैं कि इस पे इंडस्ट्री क्या क्या है, ठीक है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, ठीक है, माइक्रोबीड्स, माइक्रोडीड्स, ठीक है। कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात करें तो सन क्रीम होता है, सन क्रीम, ठीक है, वो इससे बनता है। माइक्रोबीड्स यानी कि हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक्स टाइप्स में, वो इससे ही बनता है, ठीक है। और माइक्रोडीड्स वो होते हैं जो जैसे कि हम कोई चीज़ साफ़ करते हैं, जैसे कॉलिन वगैरह, जैसे साफ़ सफाई का जो सामान होता है जिसमें थोड़े से ऐसे स्क्रबर होते हैं, वो इससे माइक्रोडीड्स होते हैं। तो ये सब बनते हैं कोरल से, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव भी है, कॉस्मेटिक्स का अल्टरनेटिव भी है सन क्रीम का। इनफैक्ट कई सारे यूरोप के देशों में सन क्रीम को बैन कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज कि टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है, कोरल रीफ्स, ठीक है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं, इनका मैक्सिमम 25 से 30 डिग्री होता है, ठीक है, इनकी ये जहाँ ये ग्रो करते हैं। क्या तो हुआ ये है कि एक ग्रेट बैरियर रीफ है, मैं उसकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ अभी। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे है, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, ठीक है। एक ऐसा, जैसे कोरल रीफ ऐसे लंबा बना है, इन्होंने एक ऐसा बना रखा है कोरल्स ने, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि कुछ कोरल्स निकाल के और उसे लैब में ले गया, ठीक है। तो लैब में क्या होता है कि ये कोरल्स का लार्वा होता है, अपना प्रोडक्शन तो करेंगे, और ये रहते हैं जूजेंथली के साथ में, यानी कि जूजेंथली और रीफ कोरल, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जूजेंथली जो है ये फूड प्रोवाइड कराता है, कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, किसको, कोरल्स को। और ये कोरल्स बदले में ये क्या करते हैं, खाना प्रोवाइड कराते हैं, कलर प्रोवाइड कराते हैं कोरल्स को, और कोरल बदले में क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन करते हैं। तो जब ये प्रोडक्शन करते हैं तो इनसे लार्वा निकलता है, इनफैक्ट हर एक चीज़ का लार्वा होता है, ठीक है। अगर हम मरीटाइम की बात करें, मरीन एनिमल्स की बात करें, तो ये भी एक लिविंग बीइंग है, तो इसका भी लार्वा होगा। तो इस लार्वा को लैब में रख के और इसे फ्रीज कर दिया गया मतलब जैसे आजकल एक ट्रेंड में चला है कि लड़कियां क्या कर रही हैं, वो चाहे फीमेल हो, वुमेन क्या कर रही है, अपना एक फ्रीज कर दे रही हैं, ठीक है। अपने एक को फ्रीज करने के बाद वो बाद में प्रोडक्शन कर रही हैं। तो वैसे ही लैब में फ्रीज कर दिया गया, यानी साइंटिस्ट ने इसको ऐसे बचा के रख लिया कि इन फ्यूचर अगर लार्वा की कमी पड़ रही है या फिर कोरल्स अगर ख़त्म होने की कगार पे आ रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए हम लार्वा फ्रीज करके रखें, इसे बाद में हम फिर क्या कर देंगे, डाल देंगे, और फिर से हम क्या बना सकते हैं, कोरल्स बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये पहला स्टेज
काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। खैर आगे की देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। खैर यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ। अगर मैं सेलेक्ट करूँ मार्कर ब्लैक, हाँ ये देखिए, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करूँ, ये रहा, ठीक। ये है ईस्टर्न कोस्ट पे, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। इनफैक्ट ये एग्ज़ाम से पूछता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है, तो वो ऑस्ट्रेलिया मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये थे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। खैर ये आज की खबरें हैं, आज की हम खबरें कंटिन्यू करेंगे। आज है 26 तारीख, तो ये आज की खबर है। वही है कि ये फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इनकी मीटिंग हुई थी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, और हमारे अजीत डोभाल से, NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी से। तो इनकी मीटिंग हुई, तो इन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, और जो भी बायलैटरल रिलेशन है हम उसको अच्छे तरीके से निभाना चाहते हैं, और हम मजबूत करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि इंडिया को भी फ़ायदा होगा और हमारी इकॉनमी भी ग्रो करेगी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो ये खबर ऐसे वक्त पे आई है कि जब चाइना में क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है बहुत भयंकर तरीके से। करीब 20 मिलियन यूथ्स क्या कर चुके हैं, अपने लॉस जॉब्स, अपने जॉब खो चुके हैं, ठीक है। तो ये खबर है। तो अब देखते हैं कि इंडिया में खैर कोविड के इतने केसेस नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, मतलब ऐसे वल्नरेबल सेक्शन में है, या फिर कोई ज़्यादा डेथ हो रही है, या फिर केसेस आ रहे हैं। तो चाइना का ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब जॉब ख़त्म हो गई, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, क्राइसिस चल रही है, किस चीज़ की, हेल्थ को लेके, हेल्थ क्राइसिस चल रही है, इन्वेस्टमेंट कम है, यानी कि जो इनकी ग्रोथ है वो कम हो रही है। तो एक तरह से इंडिया ही तो हेल्प करेगा। इनफैक्ट इंडिया से हम करीब 125 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं हर साल। तो अगर हम ये ट्रेड करना बंद कर दें तो इसको घाटा हुआ, ठीक है। तो इसका कहना है चाइना का कि हम अच्छे रिश्ते बनाएंगे, हम अच्छा करेंगे, तो अच्छा रिश्ते रहेंगे तो इंडिया इंपोर्ट करेगा, ठीक है, जिससे इनकी इकॉनमी बूम होगी। और इस कोविड के टाइम में भी, क्योंकि वहाँ पे तो परेशानी है, पैसे की तो सख्त ज़रूरत है हर किसी को, वो चाहे अमीर देश हो चाहे गरीब देश हो। तो चाइना ये चाहता है कि हम इंडिया से रिश्ते सुधार लें, ताकि अभी रिश्ते हमारे ख़राब हुए, पहले डोकलाम में हुआ था, ठीक है, 2017 में, फिर गलवान में हो गया 2020 में, और फिर अभी तवांग में हो गया 2022 से। तो ये देखते हुए अगर इंडिया के लोगों के अंदर पैट्रियोटिज़म या फिर नेशनलिज़म जाग जाए, ठीक है, नेशनलिज़म जाग जाए, तो भाई साहब इन चाइना की तो हालत ख़राब हो जाएगी अगर हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो। हाँ, इनफैक्ट लॉकडाउन थोड़ा सा हमारे पे तो असर आएगा, नो डाउट, क्योंकि हम रॉ मटेरियल सब कुछ बहुत सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम आएगी, बट हाँ ऐसे में वक्त में अगर हम चाइना को वो नहीं करेंगे, अगर बंद कर देंगे, तो चाइना तो ऐसे भी परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देखने वाली बात है कि इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, हो रहे हैं, कितने अच्छे हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, ये ट्रेड से पता चल पाएगा, ठीक है। तो ये थी पहली खबर, ठीक है। चलते हैं दूसरी खबर पे। हाँ, दूसरी खबर हमारे पड़ोसी देश से ही है, नेपाल के। जो नेपाल में पहले PM थे उनका नाम था KP ओली, ठीक है, KP ओली। तो इनका अब काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, ऐसे पॉलिटिकल टर्मोइल हुए, जिसकी वजह से अब नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। वो उनका नाम है पुष्पा कमल दहल, इनको प्रचंडा के नाम से भी जाना जाता है। खैर ये CPN कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मार्क्सिस्ट आइडिया के हैं, ये माओइस्ट आइडिया के हैं ये, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाल ली है। आज इनफैक्ट 4 बजे इन्होंने शपथ ली है। तो इसके बीच में KP शर्मा ओली की पार्टी
केपी शर्मा ओली की पार्टी भी इनको सपोर्ट किया है, करीब 8 पार्टियों ने इन्हें सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ये प्रधानमंत्री बन पाए हैं। अगर हम नेपाल की कैपिटल की बात करें तो वो है काठमांडू, सभी जानते हैं। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो है विद्या देवी भंडारी। क्या है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, तो ये थी दूसरी खबर। हाँ, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, इनफैक्ट हम सब इस चीज़ से जूझते हैं, और इसका एक अगर हम एकेडमिक नाम बोलें तो ये आया है डार्क पैटर्न। इनफैक्ट सबको ही हम झेले हैं कि ये क्या होता है। खैर, कभी कभी हमने देखा होगा, इनफैक्ट हर रोज़ हम फेस करते हैं, जैसे कि हम सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, वो चाहे अपने काम से यूज़ करें या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ से यूज़ करें, बट यूज़ तो हर कोई करता है। तो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो चाहे वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हों, ठीक है, चाहे कोई वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हों, तो क्या होता है कि अगर हम कोई वेबसाइट, प्राइवेट वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, कोई कुछ सर्च किया गूगल पे या फिर किसी सर्च इंजन पे और वो वेबसाइट्स खुल के आ गई, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमने उस वेबसाइट पे खोल लिया। मान लीजिए कि हमने डार्क पैटर्न की बात की, तो डार्क पैटर्न खोजा तो ये डार्क पैटर्न के बारे में एक वेबसाइट आ गई abc.com, ठीक है, abc.com आ गई। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है कि डार्क पैटर्न ये है, फिर बाद बीच में ये ऐड चलते रहते हैं, ठीक है, कि दिल्ली के एक लड़के ने 1 करोड़ रुपए कमाए। यू हैव सीन दिस, दिल्ली के 1 करोड़ रुपए कमाए 20 साल की उम्र में, आप भी कमाए। तो ऐसे ब्लिंक करता रहता है, बट नीचे इससे लिखा रहता है ऐड या फिर स्पॉन्सर्ड ऐड, राइट। वो चाहे वेबसाइट्स की बात हो या फिर यूट्यूब में हम या इंस्टाग्राम में हम क्या करते हैं, रील्स देखते रहते हैं, तो बीच बीच में ऐड आ जाती है, ठीक है, बीच बीच में ऐड आ जाती है। वो चाहे किसी पॉलिसी की हो या फिर कॉस्मेटिक्स की हो, वो अपना ऐड चलाते हैं। तो ये क्या कहलाता है कि डार्क पैटर्न होता है, ठीक है, ये डार्क पैटर्न कहलाता है। ये होता क्या है ये तो देख लिया आपने। अब ये इसको नाम क्या दिया गया है, जैसे डार्क पैटर्न तो बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। कई मर्तबा क्या होता है कि हम जो खोज रहे होते हैं वो नहीं दिखाई देता है, ठीक है, और जो नहीं खोज रहे हैं वो दिखाई देता है, फिर हम उस पर क्लिक कर लेते हैं अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए, और फिर वो उसी प्रकार की चीज़ों को दिखाने लगता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि हम एक ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन सब यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन पे हमने सर्च किया कि लैपटॉप हमें ख़रीदना है, ठीक है, लैपटॉप ख़रीदना है i5 प्रोसेसर का, ठीक, लैपटॉप ख़रीदना है हमें i5 प्रोसेसर का। तो हमने सर्च किया, हमें पसंद नहीं आया, हमारे बजट का नहीं था, हमने बंद कर दिया अमेज़ॉन, ठीक है, बंद कर दिया अमेज़ॉन। अभी हमने क्या किया कि गूगल खोला और फिर हमने कोई ऐसी वेबसाइट खोल ली, मान लीजिए कि हमने खोल लिया abc.com, ठीक है, abc.com खोल लिया। तो अगर हम ये ABC का अगर ये इंटरफेस है, वेबसाइट का अगर पेज है, तो ये डार्क पैटर्न हमने खोला था। तो यहाँ बीच में आएगा ऐसा लैपटॉप दिखाएगा, लैपटॉप 2-3 प्रोडक्ट दिखाएंगे लैपटॉप के, ऐसे बना और इसके नीचे लिखा रहेगा कि 50,000, अब इसको काट के ऐसे 40,000, ठीक है। तो ये ऐड हमें दिखा रहा, तो ये तो AI से कर लिया, ठीक है, कि हमने क्या सर्च किया और वो वहाँ पे ऐड चलनी शुरू हो गई। तो एक तरह से ये क्या हुआ कि डेटा यूज़ कर रहा है, जो अमेज़ॉन का डेटा है, हमने भाई तुम पे सर्च किया है, तुम पे भरोसा करके हमने क्या किया कि तुमसे पूछा कि भाई लैपटॉप हमें दिखा दो i5 प्रोसेसर का, पर तुमने क्या किया, ढिंढोरा पीट दिया एक तरह से, राइट, कि तुमने गूगल को भी वो दे दिया डाटा। तो ये हो रहा है। इनफैक्ट हम क्या होता है, एक और होता है, जैसे हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, जैसे ये इंस्टाग्राम का पेज है, हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है, यहाँ पे लेआउट है, ये होम पेज है, ये सर्च का है, ये ऐसे क्रिएट पोस्ट का है, और ये हमारा ऐसे है, ठीक है। तो हम ये सर्च पे जब क्लिक करते हैं, तो एक ऐसा इंटरफेस बन के आता है, जिसमें कि बहुत सारे सजेस्टेड पोस्ट होती हैं, ठीक है, यानी कि ये अगर क्रिकेट से है, ये वीडियो क्रिकेट से है, रील्स है ये, ठीक है, पैटर्न है या फिर ट्रांजिशन चेंज है, डांस है, वगैरह वगैरह सब आते हैं। तो कई कस्टमर्स का या फिर कहना है कि आप हमें
जो हम देखना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं दिखा रहे, वो अपने हिसाब से क्यों ऐसे बता दे रहे हो, हम ये देखते नहीं है। मान लीजिए कि मैं एजुकेशनल वीडियोस देखता हूँ, तो यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो के सजेशन क्यों नहीं आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो के सजेशन क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पे सिर्फ फूड का आ रहा है, फोटोग्राफी का आ रहा है, ट्रांजिशन का आ रहा है, रील्स आ रहे हैं, वगैरह वगैरह फालतू की चीज़ें आ रही हैं। तो इनफैक्ट इन ये कहने का मतलब था कि ये डार्क पैटर्न होता है, ठीक, डार्क पैटर्न। इससे क्या होता है कि लोगों को गुमराह किया जाता है उनके डेटा लेने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल लेने के लिए, फाइनेंशियल। अब ये फाइनेंशियल कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने अगर क्लिक कर दिया किसी प्रोडक्ट पे, ऐसे पेज आया, इस पर क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद ऐसे ऐसे इंटरफेस आएंगे कि आप साइन अप करिए, फिर यहाँ पे लॉगिन करिए, फिर यहाँ पे वेरीफाई कराइए अपना अकाउंट, अपना ईमेल आईडी। तो एक तरह से हम यहाँ से शुरू हुए थे, ये चेन बनती गई और हम एक लूप में फंस गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पे लिख रहा था कि रिबोक का शूज़ कितने का मिल रहा है, 599 रुपये का, राइट, ऐसे आता है। तो ये एक क्या हो गया, एक तरह से हमें फाइनेंशियल लॉस किया, फाइनेंशियल लॉस किया, फाइनेंशियल लॉस किया, ठीक। और एक तरह से हमारा क्या किया, फाइनेंशियल लॉस किया, और हमारा डाटा ब्रीच हुआ, डाटा ब्रीच हुआ। कि मान लीजिए कि ये ऐड इंस्टाग्राम पे दिखा रही है, पर ये एक थर्ड पार्टी ऐप पे ले जा रही है, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ले जा रही है, जिसका कोई कुछ नहीं है, और वो हमसे डेटा भी ले रही है, और ये डेटा चुरा के बेच देते हैं। और अनवांटेड क्या आते हैं, मेल्स आते हैं, मेल्स आते हैं, मेल्स आते हैं, ऐसे इनबॉक्स आप खोलें अपना जीमेल का तो मेल्स आते हैं, ठीक है, स्पैम आते हैं बहुत सारे, आप डिलीट कर रहे हैं, फिर उस पर जाएँ, तो एक ऐसे लूप होल में हम फंस जाते हैं कि ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। तो ये है बात, और हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, ऐसे ये तो प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो वो देखने वाली बात है कि बाहर कैसे निकलें, ठीक है। तो इसका अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, प्रॉब्लम्स तो हो गई, वे फॉरवर्ड की बात करें, तो वे फॉरवर्ड्स की बात करें तो हम ऐसे कहेंगे कि ऑथेंटिक वेबसाइट यूज़ कीजिए, ऑथेंटिक वेबसाइट। अगर आपको कोई न्यूज़ चाहिए तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे नहीं मिल रही हैं तो ऐसे जैसे कि बीबीसी हो गया, बीबीसी हो गया, या फिर द हिंदू हो गया, द हिंदू हो गया, खैर इसमें भी आते हैं एड्स, सब्सक्रिप्शन के नाम पे कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इस पर भी आते हैं। तो इन वेबसाइट्स का यूज़ करिए। ट्विटर पे कई सारे हैंडल हैं, ANI है, कई सारे हैंडल हैं, उनको यूज़ करिए। और हाँ, अपने अपने डेटा को बचाने के लिए, जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको बचाने के लिए एक और तरीका ये हो सकता है कि आप ऑथेंटिक वेबसाइट यूज़ कीजिए और वेबसाइट यूज़ करिए, उसके बाद आप रेगुलर अवेयर रहिए, ठीक है। किसी भी लूप होल में फंसने से बचिए, और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जो डेली यूज़ कर रहे हैं, जो अपने पासवर्ड वगैरह रख रहे हैं, और हाँ, ऑथेंटिक कंपनी के फ़ोन यूज़ करिए, ऑथेंटिक कंपनी के फ़ोन। ऐसे चाइनीज़ जो फ़ोन होते हैं, इनफैक्ट सारे प्रोडक्ट तो चाइना में ही असेंबल होते हैं, बट हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके डेटा क्या होते हैं कि फ़ेक कॉल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो नंबर है, उनका जो नंबर है वो शेयर हो जाता है कंपनी से, ठीक है। मान लीजिए कोई, मैं ऐसे नाम नहीं लूँगा, पर ये ABC कोई फ़ोन कंपनी है जो कि चाइना की है, ठीक है। वो बहुत सस्ते फ़ोन बेच रही है इंडिया में, बहुत सस्ते फ़ोन बेच रही है। तो इस फ़ोन में क्या हुआ कि आपने अपना फ़ोन नंबर डाला, आपने कुछ यूज़ किया, उसके बाद ये कंपनी, ये डेटा चला गया कंपनी के पास, जो मेन कंपनी है उसके पास चला गया, और कंपनी ने क्या किया, उठा के डाटा किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। क्यों? प्रमोशन के लिए, कि हाँ आप लोन ले लीजिए। जैसे मैसेजेस आते हैं कि और 10 लाख रुपीज़ लोन हैज़ बीन वेरीफाइड एंड यू कैन डायरेक्ट ट्रांजेक्ट, क्लिक द लिंक, ठीक है, URL पे क्लिक करिए और पा लीजिए। तो ये था, ये वे फॉरवर्ड हो सकता है और अपने डेटा से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक तरह से अवेयरनेस भी ज़रूरी है, और एक तरह से अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो जो प्रोग्रेस हो रहे हैं, वो चाहे क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो डाउनफॉल हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का। तो जब डाउनफॉल हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो डार्क पैटर्न के लोग यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, कंपनीज को पैसा दे के डार्क पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। और इनफैक्ट इसके लिए कंपनियां हायर भी कर रखी हैं लोगों को, इनकी बाकायदा एक टीम बना रखी है, वो चाहे मेटा कंपनी हो, फेसबुक कंपनी हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर ये लिंक्डइन हो। इन्होंने सबने स्काइप वगैरह ने क्या कर रखा है कि एक बाकायदा रख रखा है। फिर जब यूरोप में इन्होंने कहा, ईयू में क्या हुआ था कि कहा गया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो रिफंड वगैरह आए थे। जैसे फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ नई चीज़ से मैं लिंक करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले बायजूस की बात आई। एक NCRB एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, इनफैक्ट नाम नहीं याद है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, तो बायजूस जो अपने ट्यूशन क्लासेस है, बायजूस अपने ट्यूशन क्लासेस है वो क्या कर रहा है, गरीब लोगों को बेच रहा है, इनफैक्ट पैसे के लिए। ठीक है, ज़बरदस्ती बेच रहा है कि हाँ आपका लड़का ये हो जाएगा, आपका लड़का ये हो जाएगा। ठीक है, तो बायजूस पे एक तरह से प्रेशर बनाया गया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो कैसे खरीदेगा आपका कोर्स। ठीक है, और आप ऐसा टैबलेट दे देते हैं कि सिर्फ उसमें वही वीडियोस चलती हैं जो आप चलाना चाहते हैं, हमारा तो कुछ नहीं चल पाता है। तो इनफैक्ट बायजूस ने कहा है कि ठीक है हम नहीं करेंगे, और सबको हम जितने भी हुए हैं 7,000 रुपये उसने वापस करने का प्रॉमिस भी किया है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, डार्क पैटर्न। ठीक है, लिंक हो गया। तो ये चीज़ें हैं, करेंट अफेयर से सारी चीज़ें लिंक हो सकती हैं। तो डार्क पैटर्न से आप बच के रहिए, इनफैक्ट आपके बात होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर पे क्या है कि ये भाई साहब है, फॉर्मर भूटान किंग वार्ड इंडिया अबाउट चाइना फॉर्मर रॉ चीफ। ये रॉ चीफ हैं, फॉर्मर पिछले जब करीब 1999 के ये रॉ चीफ हैं, रॉ के चीफ थे। इनका नाम है एस दौलत, एस दुलात। ठीक है, फॉर्मर रॉ चीफ, फॉर्मर रॉ चीफ रिसर्च एनालिटिकल विंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इनकी एक बुक आई है, इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है अ लाइफ इन द शैडोज। ठीक है, तो इसमें ये बताया है कि ये एस दौलत जब जॉब में थे, ऑफिस में थे, तो इन्होंने भूटान की यात्रा की थी। इन्होंने भूटान की यात्रा की थी, हमारा पड़ोसी देश है। तो वहाँ पे जो राजा थे, किंग थे, उस टाइम पे जब इन्होंने की थी, करीब 1999 में की थी, 3 दिनों की यात्रा की थी। ठीक है, जब ये ऑफिस में थे, तो वहाँ के जो किंग का नाम था, उसका नाम था जिग्मे, SINGY सिंह वांगचुक, वांगचुक। ठीक है, तो इनकी मीटिंग इनसे हुई थी, किंग थे, ये रॉ के चीफ थे, इनकी मीटिंग इनसे हुई थी। तो इन्होंने कहा था कि आप चाइना से बच कर रहिएगा, क्योंकि चाइना पड़ोसी देश है किसका, हमारा भी है और भूटान का भी है। तो भूटान के जो किंग थे, काफ़ी इन्होंने तारीफ़ की है दौलत साहब ने अपनी किताब में। जब वो किताब आई है बुक ऑफ लाइफ इन द शैडो, तो इसमें इनकी तारीफ़ भी की है और कहा है कि पाकिस्तान ने भूटान ने भाप लिया था चाइना को उस साल, उस मर्तबा ही, उस वक्त पे ही, कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, किसी और का नहीं देखता है। ठीक है, तो हम जब डोकलाम की बात करें, डोकलाम जब इशू हुआ था, ठीक है, ये बात बोली थी उन्होंने 1999 में। ठीक है, ठीक है, ये चले आए क्या कि ठीक है। तो डोकलाम में जब युद्ध हुआ, युद्ध क्या एक तरह से ऐसे 2017 में क्लैश हुआ था डोकलाम में। तो डोकलाम क्या है, एक ट्राई जंक्शन है। डोकलाम इज़ ए ट्राई जंक्शन बिटवीन अमोंग डोकलाम ट्राई जंक्शन है 269 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, किसके बीच में, इंडिया, भूटान और चाइना के मध्य। ठीक है, इन तीनों के बीच में अगर हम देखें तो ये डोकलाम जगह पड़ती है, जो कि 269 स्क्वायर किलोमीटर की है। तो यहाँ पे क्लैश हुए थे, और ये भूटान तिब्बत के पास भी पड़ता है। तो इनकी जो चाइना की जो पॉलिसी थी, उन्होंने तिब्बत को कब्जा कर लिया, तिब्बत पे अपना रूल करने लगे, तो भूटान बच के रहने लगा। इनफैक्ट जो
टॉर्चर हो रहा था भूटान के साथ, तिब्बत के साथ, तो इससे भूटान भी सहम गया था कि मेरी भी अथॉरिटी, मेरी भी सॉवरेंटी खतरे में ना आ जाए, कहीं चाइना हम पे कब्जा न कर ले। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने आगाह किया था। इनफैक्ट इन्होंने कहा था, इनकी अगर कहानी हम देखें तो इन्होंने कई सारे मुल्कों का यात्रा की थी, तो बांग्लादेश भी गए थे ये, और बांग्लादेश में शेख हसीना भी तब थी, तो शेख हसीना को इन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर पर रखा है। ठीक है, कि ये एक सॉफ्ट पर्सन है और सब कुछ सॉफ्ट तरीके से हम देखते हैं। इनफैक्ट हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जब बांग्लादेश की जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसमें कैसे उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर अपने आप को रखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है कि श्रीलंका भी गए थे, श्रीलंका भी गए थे जब मर्डर हुआ था राजीव गांधी जी का, तो लिट्टे ने किया था। ठीक है, तो लिट्टे ने किया था, तो इसका जो हेड है वीरप्पन वीरप्पन सॉरी आई गेस प्रभाकरन, सॉरी प्रभाकरन, इसका जो हेड था प्रभाकरन था। इसको भी इससे पूछा गया था कि क्या ये आपके पास है, क्या ये इंडिया में है, तो हम उसे मारेंगे। तो एक तरह से इन्होंने क्या किया है कि सभी चीज़ों का अपने टाइम पे जो भी इन्होंने हुआ था, जो भी यात्रा की थी, जो भी इनके मेमोरी थी, उन्होंने इसमें वर्णन किया है। खैर इसकी हम बात, अगर हम मैं बुक रिव्यू करूँगा तो ये पहली बुक होगी जिस पे मैं रिव्यू करूँगा और मैं बताऊँगा कि इस पर क्या क्या सेक्शन है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों ने बताई है, पर हाँ चाइना वाली जो बात है इन्होंने पहले ही बता दी थी कि ये हो सकता है। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है यूएस की। अगर हम बात करें, यूएस में अभी एक आया है ब्लिज़ार्ड। इसको जोग्राफिकल नेम है, पर यूएस ने इसका नाम चेंज करके 2017 में रख दिया था बॉम्ब साइक्लोन। ठीक है, तो ये बॉम्ब साइक्लोन आया था संडे को यूएस में। तो ये इतना भयंकर था, करीब 24 लोग मर गए हैं। ठीक है, और आधा से अधिक न्यूयॉर्क सिटी, यानी कि 2 लाख करीब लोगों के घर में क्या है, बिजली गुल है, बिजली नहीं है। ठीक है, बिजली नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये आखिर साइक्लोन आया क्यों। तो अगर हम बात करें साइक्लोन की, तो मैं एक मैप ले आया। ठीक है, मैप से समझते हैं क्या है। तो साइक्लोन जो आया है ये यूएस में आया है, यहाँ पे आया है। ठीक है, और अब क्योंकि ठंड का महीना चल रहा है, ये इधर से आया है, तो ये एरिया है पोलर्स का। ठीक है, यहाँ पे आर्कटिक है, यहाँ पे बर्फ़ दबा के पड़ी है, क्योंकि जो सन है वो इधर खिसक गया है। ठीक है, साउथ हेमिस्फेयर में खिसक गया, तो ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ठंड पड़ने के कारण जो भी अचानक से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो साइक्लोन फॉर्मेशन का ये होता है कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सॉरी। तो हाई प्रेशर, अगर यहाँ पे लो प्रेशर बना है तो यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है। अगर यहाँ पे लो प्रेशर है इस एरिया में, ये कनाडा में भी आया है, यहाँ पे अगर लो प्रेशर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव, तो यहाँ से विंड चली है, हवा चली है बहुत तेज़, तो स्टॉर्म विंड चली है क्योंकि यहाँ पे पोलर है। ठीक है, तो ये अपने साथ बर्फ़ लेके आई है बहुत तरीके से, तो बर्फ़ लाते कि यहाँ पे पटक दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, ईस्ट वेस्ट में। जो भी रॉकीज़ और एंडीज़ हैं, ये रॉकीज़, ये एंडीज़, ये एप्लेशियन, तो यहाँ पे ये बॉर्डर है। ठीक है, यानी कि इधर से हवाएं आने वाली ये इसको रोकती हैं, पर इधर से हवाएं आने वाली इसको नहीं रोक पाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये भयंकर तूफान आया है। खैर, अगर हम बात करें और की बात करें, अगर हम वार्म करंट की, सॉरी, अगर हम कोल्ड स्टॉर्म की बात करें, तो एक तो हो गया ब्लिज़ार्ड। ठीक है, एक है बोरा और अगली है मिस्ट्राल। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको याद करने से क्या होगा, ये एग्ज़ाम्स में पूछता है कि ये कौन सी किस टाइप की साइक्लोन है, या फिर कोल्ड है कि वार्म है। तो ब्लिज़ार्ड, बोरा, मिस्ट्राल, ये तीनों कैसे हैं, ठंडी है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ ये कैसे करता है। जैसे कि अभी यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, पोलर है। ठीक है, ये चाइना है,
चाइना है, सॉरी ये चाइना है, ये रशिया है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है नॉर्थ हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न पॉइंट पे। और जब यहाँ से विंड चली है तो यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। अभी ये थार यहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है, चाइना में डेजर्ट है, मंगोलिया में डेजर्ट है। तो ये मंगोलिया में डेजर्ट होने का यहाँ पे लो प्रेशर बिल्ट होगा, लो प्रेशर बिल्ट होगा। तो जब लो प्रेशर बिल्ट होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो फिर यहाँ से ये विंड इधर को आती है, ठीक है, इधर को आती है। पर पर क्या है, इंडिया में नहीं आ पाती। इसको मिटाता हूँ। अगर यहाँ से विंड इधर आ रही है तो यहाँ पे चाइना है तो इंडिया भी अफेक्ट होना चाहिए, पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री है एक, ठीक है, एक बाउंड्री है जिसको हम बोलते हैं हिमालय, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कोई भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन नहीं पाया जाता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन नहीं पाया जाता है, वो चाहे गर्मी हो, हॉट हो या फिर कोल्ड हो, ठीक है, कोल्ड नहीं पाया जाता है। क्योंकि अगर ये हिमालय नहीं रहता, अगर ये हिमालय नहीं रहता तो इंडिया क्या फेस करता, गर्मियों के दिनों में एक्सट्रीम वार्म फेस करता, ठीक है, और सर्दियों के दिनों में एक्सट्रीम कोल्ड फेस करता, ठीक है, जो कि अभी क्या कर रहा है, यूएसए कर रहा है, ठीक है। तो ये थी कहानी ब्लिज़ार्ड की, और जो भी अगर कॉन्टेक्स्ट देखें तो उसकी, ठीक है। मिस्ट्राल की अगर हम बात करें तो मिस्ट्राल चलती है इटली के पास में, इटली के पास में, और जो बोरा है वो यूरोप के यहाँ पे चलती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सहारा है, यहाँ पे लो प्रेशर बिल्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। उसके बाद जब हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, तो हाई से लो, लो से हाई, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो खैर अभी ये खबरें थी, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने कल की खबरों को भी कंपाइल कर दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको और किसी को शेयर करना है, बता सकते हैं कि शेयर करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।